इस कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण, मैनेजमेंट और प्रिय छात्रों, मेरे पास जब कल फोन आया कि हिंदी दिवस का कार्यक्रम है तो हुकम सिंह जी ने अनुरोध किया था कि आप इस कार्यक्रम में पधारें। तो मैंने पहले मन में विचार किया कि ना मैं तो हिंदी का व्याख्याता हूँ, ना मैं आलोचक हूँ, ना मैं साहित्यकार हूँ। मैं एक विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी और अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग में जब हमारा काम है साक्षात्कार लेना, उद्बोधन भी हमारा भाग नहीं है। परंतु हिंदी एक शब्द ऐसा है जो इस कार्यक्रम तक खींचने के लिए, लाने के लिए मुझे मजबूर। तो आप समस्त हिंदी प्रेमियों को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे मेरा ये मानना है कि भाषा का और माता का कोई दिवस नहीं होता है। प्रत्येक दिवस, प्रत्येक दिन जो है वो माता का दिन है, वो भाषा का दिन है। अपने बहुत सारी बातें अभी पूर्व वक्ताओं से सुनी, मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि आसमानों में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। यदि आप विश्व में और संसार में किसी भी तरह जाकर अपना रुतबा, अपना परचम फहराना चाहते हैं, यदि आप अपनी प्रतिस्पर्धा के अंदर इस हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर निकलकर विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीज को नहीं भूल सकते कि मैं किस धरती से उठकर आया हूँ, मैं किस संस्कृति से उठकर आया हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर सदैव भारत यानी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है। हिंदुस्तान संपूर्ण विश्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाकर खड़ा हुआ था। क्यों हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया? संपूर्ण विश्व के अंदर जो अलग अलग देश हैं वो भी भूभाग हैं, एक जमीन का टुकड़ा है। ये भारत भी एक भूभाग है, एक जमीन का टुकड़ा था। इस जमीन के टुकड़े के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु कहा गया? यदि भारत विश्व गुरु बना है तो उसके पीछे कारण है कि भारत की संस्कृति और संस्कार जिसने संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाया। जब संस्कृति की बात हम करते हैं तो संस्कृति के 5 तत्व हैं जिससे संस्कृति जीवित रहती है। जिसके अंदर एक है भाषा, दूसरा है भोजन, तीसरा है पहनावा, चौथा है आपके व्यवहार और 5वां है रीति रिवाज। जब ये 5 चीज होती है तो आपकी संस्कृति का निर्माण होता है। जब इन 5 चीज में किसी चीज की लुप्तता होती है तो आप अपने संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते। ये संस्कृति एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में अपनी एक पहचान दी। और आज भी अगर संपूर्ण विश्व किसी देश की तरफ देख रहा है तो एकमात्र देश है वो है हिंदुस्तान। यदि आने वाले समय के अंदर हमारे विश्व का नेतृत्व कर सकता है तो मात्र हिंदुस्तान कर सकता है। तो जहां हिंदी दिवस की अपन बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदी जो भाषा है वो हमारी संस्कृति का बीज है। जब संस्कृति का बीज अंकुरित होता है तो संस्कृति पनपती है और वह संस्कृति संपूर्ण विश्व के अंदर अपने आप को एक अलग पहचान प्रदान करती है। तो हिंदी को कभी भी कमतर आंकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे संस्कृति का वो बीज है जो हमें एक पहचान देती है। अनेकों संगोष्ठी में जब जाने का मौका मिलता है तो हम कई तरह के विद्वान अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं। तो एक विद्वान ने हमसे भी पूछा कि हिंदी क्या है, हिंदी भाषा है या हिंदी विषय? तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं, परंतु मैं इतना जानता हूं कि हिंदी मेरी मां है। क्योंकि जब इस विश्व के अंदर पहली बार हमारा इस विश्व से परिचय हुआ और जब हमें भाषा का ज्ञान हुआ तो जो पहले शब्द हमारे कानों के अंदर आए थे वो हिंदी भाषा के आए थे। क्योंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं तो हिंदी मेरी मां है जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे समझना सिखाया, जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, जिसकी वजह से यदि आज मैं किसी भी स्थान पर खड़ा हूं और पहुंचा हूं तो एकमात्र भाषा है जिसे हिंदी कह सकते हैं। क्योंकि हिंदी वो भाषा है जिसके अंदर मैं अपने आप को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता हूं। मैं चाहे किसी भी तरह की अनेकों भाषाओं का प्रयोग कर सकता हूं, परंतु मेरे अंदर यदि कभी आत्मविश्वास पैदा होता है तो वह हिंदी भाषा से पैदा होता है। परंतु क्या कारण रहा कि समय के साथ जिस संस्कृति, संस्कारों और भाषा की हम बात करते हैं वो समय के साथ लुप्त होती जा रही है।
कभी आपने सुना है कि अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है? आपने कोई दिन नहीं सुना होगा कि जिस दिन अंग्रेजी का दिन मनाया जाता है, परंतु हिंदी का दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। चिंतन होता है, चिंतन होने पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद कक्ष छोड़ने पर कहते हैं, oh, the today's program was excellent, it was nice. अरे we discussed about Hindi and you're saying that today's program was excellent, it is nice. ये हिंदी के अंदर अपन जब कहते हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय कह रहे थे, जब घर में पेरेंट्स आते हैं, मिलने आते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप इनको पोएम सुनाइए, कविता सुनाइए। तो बच्चा कोशिश करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अंग्रेजी के माध्यम पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी कविताएं सुनाते हैं। मैंने एक प्रयोग किया, हमारे जो मित्रगण थे उन सबको, उनके जो बच्चे सब योगा करते थे, तो हमने कहा सभी आप जो अपनी संस्कृति का भाग है, संस्कृत अपनी जो भाषा हुआ करती थी, जहाँ से अनेकों भाषाओं का उद्गम है, तो मैंने कहा रावण रचित जो शिव तांडव स्तोत्र में इसकी पंक्तियां याद करो, और अगली बार कोई कहे कि पोएम सुनाए तो आप शिव तांडव सुनाइए। जब आप शिव तांडव सुनाएंगे तो मैं आपको कहता हूँ कि अगला व्यक्ति मंत्र मुक्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जटा टली गलत ज्वल प्रवाह पालिता स्थले गले लंबे लंबे नाम भुजंग तुंग मालिका आप इस तरह के जब श्लोक जब धारा प्रवाह के साथ बोलेंगे तो अगला अभिभावक भी कहेगा कि यार ये संस्कृति है, ये चीज है जो मेरे बच्चे के अंदर डाल लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ट्विंकल ट्विंकल आप सुबह डंडा लेकर बैठेंगे, शाम को सिखा देंगे। जब आप मैं आपको कहता हूँ कि एक श्लोक आप कहिएगा, एक दिन में आप एक श्लोक याद कर लीजिए, वो एक दिन में एक श्लोक याद नहीं करेगा। जब वो कहता है धरा धरेंद्र नंदिनी कुजाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नेक शिल्पिनी, तो जिस तरह से एक शब्दों का उद्गार होता है, जो आप लोग जो रस पढ़ाते हैं तो उसमें वीरता का रस, और जो रस उसके अंदर है अपने शरीर के लेके रोग रोग खड़ा होने लग जाएगा। तो ये भाषा, ये संस्कृति, अपन उसके एम्बेसडर हैं। यदि अपन उसके एम्बेसडर हैं तो ये अपना कर्तव्य है, ये अपना दायित्व है कि अपन किस तरह से अपनी भाषा को जीवित करें। एक चर्चा का विषय चल रहा था कि दिल की भाषा, दिमाग की भाषा और पेट की भाषा। अब जब पेट की भाषा का बात आता है कि रोजगार की भाषा, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो रोजगार जल्दी मिलेगा, आप हिंदी बोलेंगे तो रोजगार धीरे मिलेगा। जब विषय की आता है तो आता है हिंदी क्यों पढ़ाई जाए, हिंदी क्यों पढ़ी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी को क्यों पढ़ाया जाए। गणित पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, वनस्पति शास्त्र पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, फला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो मेरा बेटा अधिकारी बनेगा, पर हिंदी पढ़ाने से मेरा बेटा क्या बनेगा। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब दिल की भाषा, दिमाग की भाषा और पेट की भाषा करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने बेटे और बेटियों को गणित पढ़ाइए, जीव विज्ञान पढ़ाइए, इतिहास भूगोल पढ़ाइए। परंतु इतिहास और भूगोल पढ़कर वो अधिकारी बन सकते हैं, गणित पढ़कर वो इंजीनियर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। परंतु जब आप गणित के साथ में उसको प्रेमचंद नमक का दरोगा पढ़ाएंगे तो ईमानदारी से जीवन यापन करने वाले इंस्पेक्टर पैदा होगा। यदि आप अपने बच्चे को इंस्पेक्टर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पढ़ाना चाहते हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से वो इंस्पेक्टर तो बन सकता है, परंतु नमक का दरोगा जब वो पढ़कर जाएगा इसके साथ में, तो वो ईमानदारी के साथ जीवन यापन करने वाले इंस्पेक्टर बन सकता है। आप अपने बच्चों को ईदगाह पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को जब गणित विषय पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अपने बच्चों को ईदगाह पढ़ाएंगे तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद ने जो मैसेज दिया है कि पोता जब मेले में जाता है दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेकर आता है। यदि आप अपने बच्चों को गणित, इतिहास और भूगोल के साथ प्रेमचंद पढ़ाएंगे तो वो बच्चा एक ऐसा बच्चा होगा जो अपने माता पिता की सेवा करने वाले अधिकारी होगा। तो हिंदी क्यों पढ़ाई जाए? हिंदी पढ़ाने का ये कारण है कि हिंदी राष्ट्र का निर्माण करती है, हिंदी समाज का निर्माण करती है। क्योंकि भाषा यदि मेरी माँ है तो भाषा जो माँ का निर्माण करती है वही राष्ट्र का निर्माण करती है। और जिस देश की भाषा खत्म हो जाती है उस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है, और जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाती है वो राष्ट्र खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान के ऊपर हजारों वर्षों
कहा जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि भैया यदि हिंदुस्तान पर शासन करना है तो ये अंग्रेजी हुकूमत आप कोप और तमंचों से गोली से आप अपना शासन नहीं कर सकते हैं। यदि आप हिंदुस्तान पर शासन करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करना होगा और हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हिंदुस्तान की भाषा को खत्म करना होगा। तब उन्होंने यहाँ के समृद्ध परिवार के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देनी शुरू की। जब अंग्रेजी माध्यम के अंदर शिक्षा देनी शुरू की तो दूसरे लोगों को लगा ये तो अलग भाषा में बात करते हैं, ये अलग लोग हैं। उनका जब डिफरेंशिएशन होना शुरू हुआ, जब हिंदी के अंदर कहा जाता है तो उसको कहा गया तो हिंदी मीडियम पीपल, जब अंग्रेजी में बोलते थे तो दे आर डिफरेंट पीपल। ये जो डिफरेंशिएशन जो पैदा किया गया, इस डिफरेंशिएशन की वजह से एक सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स व्यक्ति के अंदर पैदा कर दिया। क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें सोचता है उसी में दिल की आवाज बाहर निकल सकती है। यदि मैं सोचता हिंदी में हूं, दिल में सोच रहा हूं, मैं दिमाग के अंदर उसको अंग्रेजी में परिवर्तित कर रहा हूं और अंग्रेजी में परिवर्तित करने के पश्चात आपके कानों तक जब वो भाषा पहुंचती है तो मेरे मन के विचार बदल जाते हैं, उसमें मीनिंग बदल जाता है। जैसे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि आई एम गोइंग टू डाई, तो इस तरह से किस तरह से विचार बदल गए कि उसने दिल में क्या सोचा, दिमाग में क्या कन्वर्जन हुआ और अगले काम तक क्या पहुंचा। यदि आप अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो अभिव्यक्ति केवल और केवल आपकी मातृभाषा के अंदर शुद्ध रूप से हो सकती है, सही रूप से हो सकती है। तो जब अपने विचारों की भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, आगे से भी आपसे पूछे हिंदी क्यों पढ़ाई जाए तो हिंदी राष्ट्र के निर्माण के लिए पढ़ाई जाए, हिंदी एक अच्छे व्यक्ति को बनाने के लिए पढ़ाई जाए, हिंदी पेट की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा के लिए पढ़ाई जाए और हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए हिंदी बोलते हुए। और आप जो हिंदी प्रेमी यहाँ विराजमान हैं, चाहे वो हिंदी के व्याख्याता है या हिंदी के विद्यार्थी हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने गांडीव रखते हुए कहा था कि श्री कृष्ण में इस युद्ध को नहीं कर सकता क्योंकि सामने खड़ी हुई समस्त सेना मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं अपने परिवार के सदस्यों को कुचल कर इस तरह के राज की मुझे आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन, ये जो तुम्हारा करुणा का रूप है ये कायरतामयी करुणा का रूप है, इस गांडीव को उठाइए और स्वधर्म की रक्षा कीजिए। कि तुम्हारा स्वधर्म है कि युद्ध कर इस राज की प्राप्ति करें, आपका भी स्वधर्म है। मैं आपको भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस हिंदी रूपी गांडीव को उठाइए और अपने स्वधर्म की रक्षा कीजिए। जिस राष्ट्र से हम हैं, जिस राष्ट्र का अनाज हम खाते हैं, जिस राष्ट्र का जल हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस राष्ट्र की वायु में हम जिंदा हैं, उस राष्ट्र का स्वधर्म है कि उस राष्ट्र की संस्कृति को बचाएं, उस राष्ट्र की भाषा को बचाएं। उस राष्ट्र की भाषा बचाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने ऊपर इन चीजों का प्रयोग करें। आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि माता पिता हिंदी माध्यम से हैं, बच्चों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हो रही है। बच्चा जब अंग्रेजी माध्यम पढ़ लेता है तो बेटा कहता है, माँ कहती है बेटा ये सामग्री दुकानदार से लेकर आता है, दुकानदार से लेकर आता है, पैसे पूछ रहा है कितने पैसे, वो पैसे पूछ कर आता है, पापा दादा बोलता है मम्मी 65 रुपीज, तो बोलता है 65 कितने होते हैं, मैं तो कभी 65 में लेकर आई थी, कौन सा 65 है, वो नहीं मुझे नहीं पता है। एक तरफ तो आप मुझे सामान लेने भेज देती हो, फिर बहसबाजी और करती हो, मैं उसको जाकर वापस नहीं कहूंगा कि तुमने ज्यादा लगाया कम लगाया, उसने मेरे 65 मांगे। अरे बेटा 65 कैसे मांगे, 65 रुपए कर दो। अब उनको ना तो माता को पता है कि 65 को 65 कहते हैं, ना बेटे और बेटी को पता है कि 65 को 65 कहते हैं। किसी कहते हैं गुनसी, तो व्हाट इज गुनसी, यार बड़ा टफ वर्ड है, तो गुनसी गुन्नबे ये भाषा बोलने वाले लोग चले गए। इसी तरह से जब कहते हैं कि हिंदी में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है, हिंदी में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं क्लिष्ट, क्योंकि मैं भी शुद्ध हिंदी माध्यम का बीएससी तक विद्यार्थी रहा, मैं भूगोल विज्ञान का विद्यार्थी रहा, हम पढ़ते थे नदी नतीलम अपक्षण अपरदन, इस तरह की शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। एमएससी में गए तो पता चला कि किताबी नोट सारी अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो 2 साल का समय था, उसमें अंग्रेजी भी सीखी थी और भूगोल भी पढ़ना, तो हमने अंग्रेजी सीखी, भूगोल भी पढ़ा और मुझे गोल्ड मेडल मिला 92 के अंदर। कोई बड़ा विद्रोह नहीं है। हम तो साक्षात्कार लेते हैं तो पूछते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी वीकनेस, तो बोलते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अंग्रेजी नहीं बोलना पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है, ये तो लैंग्वेज है। आप चाहो तो कोई भाषा, कैसी भाषा कभी भी सीख सकते हो।
जब अपन अंग्रेजी के अंदर बात करते हैं तो अंग्रेजी का आपको पता है सबसे बड़ा शब्द कितने अल्फाबेट में? 29 अल्फाबेट, नॉन टेक्निकल। 26 तो टोटल अल्फाबेट है। फ्लॉक्सी नॉसी हिली पिलीफिकेशन, जो अंग्रेजी का सबसे बड़ा वर्ड है, दैट इज फ्लॉक्सी नॉसिनी हिली पिलीफिकेशन। आप इस गूगल कीजिएगा, गूगल करके डालिएगा, द लॉन्गेस्ट नॉन टेक्निकल वर्ड इन इंग्लिश is फ्लॉक्सीनोसिनी हिली पिलीफिकेशन। आप अल्फाबेट काउंट करेंगे, टोटल इज 29, 29 अल्फाबेट का सबसे बड़ा नाम है। जब मैं इस तरह का शब्द बोलूंगा, कहीं बाहर से पढ़े हुए नहीं, बड़े अच्छे इनकी वोकैबुलरी है। अरे भैया इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यूजलेस, किसी को प्रूव कर। जब हिंदी में अपन बोलेंगे अपक्षण अपरदन, और बड़ा क्लिष्ट बोलता है, पता नहीं कहां से बढ़ गया, समझ में नहीं आता। बट जो ये अंग्रेजी का क्लिष्ट शब्द बोलेंगे, people will appreciate, oh your vocabulary is very strong, oh fantastic person। तो अपन भी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी को शुद्धता प्रदान करें, आपको भ्रंश नहीं होने दें। हिंदी को पेट की भाषा बनाएं, दिल की भाषा बनाएं, दिमाग की भाषा बनाएं। हिंदी के पीछे हम हैं, हमारे पीछे हिंदी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा, और मेरे लिए इस हिंदी के संबंधित कैसा भी कोई भी कार्य हो, हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। आप लोगों ने बुलाया, हमारे हालांकि साक्षात्कार चलते हैं, तो मैंने हुकुम सिंह जी को बोला, मैंने ये भ्रष्टाचार की, मैडम मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप मुख्य वक्ता हैं, है ना। मुख्य वक्ता के बोलने के बाद तो हमने हुकुम सिंह जी को कहा, हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हमें जितना आता है भैया पहले बुलवा दो। फिर मुख्य वक्ता का मतलब कि उस सब्जेक्ट की जो मास्टर, उसको बोलने के बाद सूरज को दीपक दिखाना है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं। हालांकि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, तो दूसरी दृष्टता मेरी से ये होगी कि अध्यक्ष उद्बोधन तो अंतिम में होना चाहिए, परंतु हमारे क्या है, लंच के बाद में इंटरव्यू का सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा सुबह फर्स्ट हाफ तो मैंने माफी मांग ली, मैं नहीं आ पाऊंगा, पर सेकंड हाफ में मुझे जाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं मैडम से माफी चाहता हूँ कि आपसे हम पहले बोल गए। दूसरी माफी मैं आप सभी लोगों से, आयोजकों से चाहता हूँ कि अध्यक्ष उद्बोधन अंत में होने के भी बावजूद हमने आपसे अनुरोध किया, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।